सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है सिटीजनशिप, लक्ष्मीकांत की बुक का। वीडियो स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोग बुक अपने सामने ओपन करके रखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हालांकि ये चैप्टर इस चैप्टर का आउटपुट बहुत ही कम है, क्योंकि जब ये न्यूज़ में भी था तब भी इससे क्वेश्चन नहीं आए थे और ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा फोकस मतलब बहुत ज़्यादा इसे सीरियस ना लीजिएगा, बस एक बार रीडिंग गो थ्रू हो लें तो अच्छा है। अब जैसे कि इस बुक में मेंशन है तो मैं कवर करा रहा हूँ, तो सारे ही कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। तो हर कंट्री में ना दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं वहाँ के नागरिक जो कि होते हैं सिटीज़न, और एक होते हैं एलियंस जो कि वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं। जैसे कि इंडिया में समझिए कि इंडिया के जो लोग हैं जिनके पास वोट करने का राइट है, जो इंडियन सिटीज़न है, इन्हें सिटीज़न हो गए। और जैसे हमारी कंट्री में कोई बाहर के देश का आया है, नेपाल से आया है या पाकिस्तान से आया है या यूएसए से आया है, तो ये हो गए हमारे एलियंस। इन्हें एलियंस, यहाँ के सिटीज़न जब हमारे इंडिया में आएंगे तो वो एलियन होंगे, वो सिटीज़न नहीं होंगे। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो सिटीज़न और एलियन में ये डिफरेंस होता है कि देखिए, किसी भी देश के सिटीज़न के पास कुछ राइट्स होता है जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और वो सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलता है। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, कुछ सिविल राइट होते हैं। तो पॉलिटिकल राइट में समझिए कि राइट टू वोट, ओके, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इलेक्ट इन इलेक्शन, तो ये सारे सिटीज़न ही कर सकते हैं, जो कि एलियन सिटीजन्स को नॉट अलाउड है। मतलब इन्हें वो सारी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो एलियन है ना, इनमें भी दो कैटेगरी होती है। एक होते हैं फ्रेंडली एलियन और दूसरे होते हैं एनिमी एलियन। अब फ्रेंडली एलियन वो होते हैं जिनके साथ हमारे देश के रिश्ते अच्छे हों, जैसे कि यूएसए, रशिया, जापान एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और वहीं एनिमी एलियन होते हैं जिनसे हमारे देश का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो ऐसे होते हैं पाकिस्तान, चाइना। फ़िलहाल तो इन्हीं दो कंट्रियों से हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं ज़्यादा। तो यहाँ के अगर सिटीज़न, यहाँ के लोग अगर हमारी कंट्री में आएंगे तो इन्हें फ्रेंडली एलियन माने जाएंगे। ठीक है, और वहीं जो यहाँ के लोग आएंगे पाकिस्तान और चाइना से, इन्हें हम एनिमी एलियन कहेंगे। अब इनमें भी कुछ मतलब कुछ डिफरेंस होते हैं, मतलब कुछ राइट्स इन्हें भी मिले होते हैं। तो जैसे कि फ्रेंडली एलियन को क्या है, इन्हें मतलब राइट अगेंस्ट डिटेंशन मिला होता है, प्रोटेक्ट, हाँ, अगेंस्ट डिटेंशन, मतलब इन्हें डिटेंट नहीं किया जा सकता। करते भी हैं तो कुछ मतलब ब्रॉडर बेसिस पे या कुछ बड़ा ही हाथ लगा है तब इन्हें किया जाएगा अरेस्ट। और वहीं एनिमी एलियन का है तो इन्हें ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती है, इन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, डिटेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज टू द सिटीजन। तो जो अभी हमने बात की कि क्या सिविल राइट और क्या पॉलिटिकल राइट दिए जाते हैं सिटीजन को, अब उनकी बात कर लेते हैं कि क्या क्या राइट दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना वो है आर्टिकल नंबर 15। अब इसमें ये है कि स्टेट जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को भी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 16 जिसमें है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अब ऐसा है ना कि देखिए, जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है तो गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती कि बस ये इस रिलीजन के लोग या उस रिलीजन के लोग ही कर सकते हैं, या फिर इसे मेन कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती। हालांकि हाँ, कुछ जॉब ऐसी होती हैं, बट अभी तो सब सारे फील्ड में वुमेन और मेन को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है ना कि जैसे अगर सोचिए कि अगर कोई बाहर से आया कोई सिटीज़न, तो हम उसकी प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है स्टेट। अगर कोई बाहर की कंट्री से आके रह रहा है हमारे इंडिया में, समझिए कि कोई अमेरिका से आए के रह रहा है, तो हम उसके ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि वो सिटीज़न नहीं है। ये सारी चीज़ें ना बस सिटीज़न को अवेलेबल हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सिटीज़न को अवेलेबल है। अब ये नहीं कि ये जो चीज़ें हैं ये
आप मतलब कोई भी बाहर का आ रहा है, कोई बाहर कंट्री का नागरिक आ रहा है और उसे वो बोल रहा है नहीं मुझे भी राइट टू फ्रीडम है, वो भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर रहा है, कहीं भी रह रहा है, तो नहीं, कुछ चीज़ें उसको भी लिए भी डिनाई हैं, ठीक है। उसी तरह कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29-30 आर्टिकल, ये भी आगे आएगा, फंडामेंटल राइट्स में हम सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ लोकसभा, तो मैंने बताया ना ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, ये भी बस सिटीज़न को अवेलेबल है। उसके बाद कंटेस्ट करना पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में। फिर एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से ऑफिस में, जैसे आप ये सब ऑफिस तभी होल्ड कर सकते हो अगर आप सिटीज़न हो इंडिया के, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो अब जैसे इन सिटीजन्स को राइट्स है ना, तो अब इसी तरह सिटीज़न के ऊपर कुछ ड्यूटी भी है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं जो कि फॉलो करने होंगे, जिनमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है पेइंग टैक्स। अब सिटीज़न है तो अगर उसकी इनकम है तो वो टैक्स भी पे करेगा। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, ये भी। डिफेंडिंग इन कंट्री, अगर समझिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ वॉर और सी क्रिएट होती है, तो ये सिटीज़न की ड्यूटी होती है कि वो मतलब उस सिचुएशन को संभाले। अगर उसे बुलाया जा रहा है वॉर के लिए, जैसे आर्मी कम पड़ रही, तो वो लड़े अपनी कंट्री के लिए। तो ये सारे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि इंडिया में ना अगर प्रेसिडेंट का है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट एक बाय बर्थ सिटीज़न भी बन सकता है और नेचुरलाइज सिटीज़न भी बन सकता है। अब नेचुरलाइज सिटीज़न उन्हें बोलते हैं, जैसे कि देखिए कि वो पहले किसी और कंट्री का सिटीज़न था, बट अब उसने कुछ टाइम बाद इंडिया में रहा, उसके बाद उसने अप्लाई किया, उसे इंडिया की सिटीज़नशिप मिल गई, तो अब वो प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया का, ठीक है, वो एलिजिबल हो गया। वहीं यूएसए में क्या है, यूएसए में नेचुरलाइज सिटीज़न नहीं बन सकते, वहाँ पे आपका बर्थ होना चाहिए, मतलब बाय बर्थ ही आप वहाँ अगर पैदा हुए हैं तभी वहाँ के सिटीज़न बन सकते हैं। नेचुरलाइज हैं, जैसे आपने वहाँ की सिटीज़नशिप एक्वायर की है, तो आप वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। तो जो सिटीज़नशिप है ना, ये मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 में अंडर पार्ट 12। तो जब ये बन रहा था ना, तो इसमें कुछ भी ऐसे परमानेंट प्रोविज़न या इलोबरेटिव वे में इसे एक्सप्लेन करके चीज़ें नहीं मेंशन की गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो अभी इतना ही नहीं था कि कौन कौन सिटीज़न, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं गया। बस इसमें एक चीज़ मेंशन कर दी गई, हाँ, कि कौन कौन लोग सिटीज़न होंगे इंडिया के जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स हो जाएगा, जब अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, इनैक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये डील नहीं करता था किसी भी तरह से एक्विजिशन या लॉस ऑफ सिटीजनशिप से, ये सब कुछ भी इसमें एलोबरेटिव वे में एक्सप्लेन नहीं थे, ना ये डील करता था। इसने बस एक चीज़ मेंशन कर दी, इसने पार्लियामेंट को पावर दे दी ना कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप के रिगार्डिंग कोई भी एक्ट एक्विजिशन से रिगार्डिंग, लॉस से रिगार्डिंग, ये पार्लियामेंट बना सकती है बाद में। तो ठीक उसी तरह पार्लियामेंट कुछ बनाती भी है, सिटीजनशिप एक्ट लाती है 1955 का, जो कि हम लोग अभी देखेंगे, ये वाला नीचे वाला दो टॉपिक मेंशन है, ठीक है। तो पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना ना, तो इसने आइडेंटिफाई किया 4 तरह के लोगों को कि कौन कौन सिटीज़न होंगे इंडिया के, ठीक है। तो एक पहले ये था कि जो पर्सन जो इंडिया में रहते हैं और 3 कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर वो पैदा हुए इंडिया में, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर उसके कोई भी पेरेंट्स, आइदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब या तो उसकी मॉम और डैड, हाँ, या फिर मतलब वो इंडिया में रहा है, मतलब 5 साल इंडिया में रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 49 में बना, ठीक है, 1949।
तो इससे 5 साल पहले से वो इंडिया में रह रहा हो तो वो सिटीज़न बन जाएगा इंडिया का ऑटोमेटिकली। फिर दूसरे में ये मेंशन किया गया है कि एक पर्सन है जो कि माइग्रेट किया है इंडिया में, कहाँ से, पाकिस्तान से। हाँ, और उसमें ये है आइदर ऑफ हिज पेरेंट और एनी ग्रैंड पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, तो पहले ये भारत पाकिस्तान तो बाद में बना, पहले एक अनडिवाइडेड इंडिया था जो कि इतना बड़ा था। ठीक है, तो अगर इस अनडिवाइडेड इंडिया में या आइदर ऑफ हिज पेरेंट मतलब मॉम एंड डैड या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर बॉर्न मतलब पैदा हुए हैं, ठीक है, तो वो सिटीज़न बन सकता है। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर वो 2 कंडीशन फुलफिल करता है। पहली ये है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तब तो उसे कोई भी ऐसा फर्दर प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब एक परमिट मतलब इसके बाद एक क्या कहते हैं ना, एक परमिट स्कीम आ जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होने लगता है। हाँ, और दूसरा क्या है कि अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद है ना, तो वो तभी सिटीज़न बनेगा जब वो बाई रजिस्ट्रेशन अगर वो आके रजिस्टर करता है। कब? 6 महीने रहने के बाद। जैसे वो माइग्रेट किया 19 जुलाई 48 में माइग्रेट करके आया, कहीं से भी पाकिस्तान से आया माइग्रेट करके यहाँ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद उसे 6 महीने रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद ही वो अप्लाई करेगा और तब उसे सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि इंडिया से पाकिस्तान चला गया है मार्च 1947 के बाद, बट क्या है ना कि थोड़े टाइम बाद वो रिटर्न आ जाता है इंडिया में। ठीक है, बट उसके लिए भी उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है कि रजिस्ट्रेशन मतलब सिटीजनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले उसे 6 मंथ रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद वो अप्लाई करेगा कि हाँ मतलब मुझे यहाँ का सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वो है फोर्थ पॉइंट, जो कि है हमारा कि अ पर्सन हु और any of whose parent or grandparent was born in undivided India who is ordinarily resident outside। तो ये एक्चुअली बात कर रहा है ना जो अभी हम लोग पढ़ते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये समझिए कि कोई भी जैसे एक पर्सन है जिसके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, बट वो रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं किसी अबॉर्ड कंट्री में, अब्रॉड रह रहे हैं वो, कोई भी कंट्री हो सकती है, यूरोप रह रहे हैं। तो क्योंकि उस टाइम बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी लोग ऐसी जगहों पे भी रहना पसंद करते थे, लोग जाते थे। ठीक है, बट वो बॉर्न हुए अनडिवाइडेड इंडिया में, तो वो भी हमारे सिटीजनशिप ले सकते हैं। कैसे? जैसे डिप्लोमेट ऑफिसेज होती हैं हर कंट्री की, हर कंट्री में होती हैं, मतलब काउंसलर बैठते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे जाके अपनी इच्छा जतानी होगी कि हाँ मतलब मुझे सिटीजनशिप इंडिया की लेनी है। ठीक है, तो ऐसे वो बन सकते हैं। और ये क्या, और भी एक चीज़ मेंशन की गई है ऑफ इंडियन कंट्री, वेदर बिफोर और आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दिस प्रोविजन कवर द ओवरसीज इंडियन हु मे वांट टू एक्वायर द सिटीजनशिप। हाँ, तो ये कमिटमेंट के बाद भी कर सकते थे और कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट के पहले भी। तो ये उनकी हेल्प करता था जो ओवरसीज रहते थे, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तो अब इसमें ना सम अप किया जाए तो ये 4 चीज़ों से डील करता है। पहला कि एक जो पर्सन जो कि इंडिया ही में रहता है, एक पर्सन जो कि माइग्रेट करके आया पाकिस्तान से, और एक पर्सन वो है जो कि पाकिस्तान माइग्रेट तो किया इंडिया से बट वो फिर वापस आ गया। दूसरा जो है
वो है इंडियन ओरिजिन रेसिडेंस, ठीक है, जो कि बाहर रह रहे थे। ओके, उसके बाद कुछ जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है ना, वो इस तरह से हैं कि आप लोग जैसे कैसे सिटीजनशिप, ये एक्चुअली कौन नहीं हो सकते उनके बारे में है। तो कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है ना अगर, तो वो किसी और सिटीज़न का मतलब किसी और कंट्री का सिटीज़नशिप नहीं ले सकता। अगर लेता है किसी फॉरेन कंट्री का सिटीज़नशिप, तो उसकी सिटीज़नशिप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारा इंडियन है ना, वो वन सिटीज़नशिप फॉलो करता है। और हम मतलब अगर आपने समझिए कि आप इंडिया के सिटीज़न हैं, आपने कहीं और की किसी और कंट्री की सिटीज़नशिप ले ली, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से टर्मिनेट कर दिए जाओगे कि अब आप इंडियन सिटीज़न नहीं रहे। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन सब्जेक्ट टू प्रोविजन और एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा नियम कानून बनाती है, तो वो सारे पे एप्लीकेबल होगा जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो अगर पार्लियामेंट बोलती है कि इस डेट से माइग्रेट किए हुए लोग अब सिटीज़न नहीं रहे, तो वो नहीं रहेंगे। और इस तरह का कोई भी अगर पार्लियामेंट के कोई लॉ बनते हैं, तो वो सारे सिटीजन से एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद है पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द, जो कि मैंने सेम ही बात है, पहले में ये है कि प्रोविज़न लागू होंगे सारे सिटीज़न पे, और दूसरे में ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो टर्मिनेशन और एक्विजिशन से रिगार्डिंग नियम कानून बना सकती है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। तो ये वही एक्ट है जो कि पार्लियामेंट बनाती है। जैसे पार्लियामेंट्स को जब कमेंट्स हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें मेंशन कर दिया गया था कि इसके रिगार्डिंग आप लोग लॉ नियम कानून बना सकती है पार्लियामेंट, तो ये वही बनाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को कैसे लिया जा सकता है, या कौन सिटीजनशिप कौन कौन किसे इंडियन सिटीजनशिप या सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, ठीक है, या दी जा सकती है, जो भी आप लोग को कहना है कह लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाय बर्थ, ठीक है। तो इसमें ये मेंशन किया गया है ना कि अ पर्सन बोर्न इन इंडिया आफ्टर जनवरी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट्स हुआ, बट बिफोर जुलाई 1 1987, तो उसकी कोई भी नेशनैलिटी हो उसके पेरेंट्स की, मतलब ये लोग समझिए जैसे कि 1950 से 1987 में क्या हुआ ना, कि समझिए कि दो फॉरेनर कपल आए घूमने इंडिया में, और लेडी प्रेग्नेंट थी, उनका बेबी हो गया इंडिया में, ठीक है। तो अब वो ना जो उनका बेबी है वो इंडिया का सिटीज़न हो गया, ये था। उसके बाद ये है ना कि अ पर्सन बोर्न इन इंडिया, अगर वो पैदा होता है, ठीक है, इंडिया में, तो जिस टाइम वो पैदा होता है इंडिया में ना, तो उसके कोई भी पेरेंट, मतलब आइदर ऑफ हिज पेरेंट, या तो मॉम और डैड, उसके टाइम ऑफ बर्थ पे ना इंडियन है। हाँ, ये चीज़ देखिएगा कि वो इंडिया में ही वो पैदा हो रहा है, ये नहीं कि बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो तीसरा इसमें मेंशन किया गया है ना कि वो तभी सिटीज़न बनेगा जब उसके दोनों पेरेंट्स, मतलब उसके फादर मदर दोनों खुद सिटीज़न होंगे इंडिया के, ठीक है। तभी वो खुद भी, तब वो जो बच्चा पैदा होगा या वो बॉर्न चाइल्ड, ठीक है, वो तभी होगा सिटीज़न, तभी उसको सिटीज़नशिप मिलेगी इंडिया की, जब उसके दोनों पेरेंट्स खुद सिटीज़न हो इंडिया के। और ये एक चीज़ और मेंशन करिएगा कि उनमें से ना कोई भी इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, उनके जब भी एट द टाइम ऑफ बर्थ इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो कि चिल्ड्रेन है, ठीक है, जो चिल्ड्रेन है फॉरेन डिप्लोमेट्स के या एनिमी एलियन के, जो कि पोस्टेड है हमारे इंडिया में। अब हमारी इंडिया में भी तो एम्बेसी खुलती है, काफ़ी कंट्री की एम्बेसी होगी, तो अब इस एम्बेसी में वर्क करने वाले लोग वो तो उन्हीं के कंट्री से आए होंगे, तो इनके बच्चे, ठीक है, तो इनके बच्चे
अगर ये बॉर्न होते हैं इंडिया में तो इनके बच्चे बाय बर्थ सिटीजन नहीं होंगे इंडिया के, ठीक है। तो बाय डिसेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि समझिए कि एक कपल है, ठीक है, या हाँ एक कपल है, ओके। अब इनमें से कोई रहता है, अब ये दोनों बाहर रहते हैं, बट इनका एक बेबी हुआ, बट ये बिलोंग करते हैं इंडिया से या तो इंडियन है, ठीक है। तो इनका जो बेबी होगा वो भी इंडियन हो सकता है, इंडिया का सिटीजन है। हालांकि अगर ये बाहर बॉर्न, जैसे कि बाहर बॉर्न होता है तब भी वो, जैसे वो अभी तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो जो इंडिया में पैदा होता है, अब अगर जो इंडिया में नहीं पैदा होता है तो वो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजन होता है। तो इसमें है अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 1950 बट बिफोर 1992, ठीक है। तो इसके बाद और इससे पहले अगर बॉर्न होता है आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, तो मतलब एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ उसके जो फादर है ना वो अगर इंडिया के सिटीज़न है तो वो भी सिटीज़न इंडिया का ही कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर 1992, यहाँ से यहाँ तक तो कहीं भी बॉर्न हो, अगर उसके फादर इंडियन है तब तो वो इंडियन ही होगा। अब इसके बाद मतलब 93, 4 एंड सो ऑन, इसके बाद ये कहा गया ना कि आइदर ऑफ हिज पेरेंट, अगर वो इंडियन है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ तो भी वो सिटीज़न ऑफ इंडिया ही कहलाएगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ फादर की बस बात हो रही थी, बट यहाँ आइदर ऑफ हिज पेरेंट मतलब उसकी मदर या फादर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और दिसंबर 3 के बाद ये क्या कर दिया गया ना कि कोई भी अगर मतलब बाहर बॉर्न होता है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं बन जाएगा सिटीज़न ऑफ इंडिया। तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उसका बर्थ रजिस्टर नहीं किया जाता हमारे डिप्लोमेट्स या कॉन्सुलेट ऑफिस में, वो भी विद इन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर में ही। समझिए एक इंडियन सिटीज़न रहता है बाहर, वो किसी जॉब के सिलसिले में बाहर रहता है, उसका बेबी हुआ, ठीक है, तो उसको 1 ईयर में रजिस्टर कराना पड़ेगा कॉन्सुलेट में, कॉन्सुलेट ऑफिस में, एम्बेसी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सुलेट ऑफिस में 1 ईयर के अंडर उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाँ, अगर ये टाइम पीरियड 1 ईयर का एक्सपायर हो गया, मतलब वो नहीं रजिस्टर कराया, तो अगर अब उसको रजिस्टर कराना है तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करेगा, उसके बाद ये रजिस्टर करा सकते हैं। तो एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ अ माइनर चाइल्ड टू अ इंडियन कॉन्सुलेट सेल अकम्पाइड बाई, मतलब उन्हें क्या एक रिटन में नोट देना पड़ेगा इस कॉन्सुलेट को कि इनका जो भी बेबी है, माइनर चाइल्ड जो भी है, ये किसी और कंट्री का, ठीक है, पासपोर्ट कैरी नहीं करता, मतलब अभी वो किसी और कंट्री का सिटीज़न नहीं है, ठीक है। अगर आप सिटीज़न हो तो आपके पास उसी कंट्री का पासपोर्ट होगा, तो इसके तो ऐसा इन्हें रिटन में देना होगा कि इनके चाइल्ड के पास या जो भी माइनर है उसके पास कहीं का भी पासपोर्ट नहीं है। उसके बाद क्या है कि समझिए कि अब जैसे एक माइनर बेबी हुआ तो अब उसके पास जिस कंट्री में है ना उसको वहाँ से भी कुछ राइट्स मिलेंगे, ठीक है। या तो उसे समझिए कि सिटीज़नशिप अगर बना है वो बाय डिसेंट, तो अभी तो ये माइनर है, तो एक टाइम आएगा जब ये फुल एज अटेंड करेगा, मतलब 18 होता है समझिए। तो अब इसके पास एक ऑप्शन है ना जिसे इसे चूज़ करना पड़ेगा। समझिए कि एक पहले था कि 7 ईयर का है, 7 ईयर माइनर हो गया, ठीक है। अब जब 18 हुआ, इसके पास अभी माइनर था तो इसके पास 2 जगह का है, समझिए यूएसए एंड इंडिया, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर जैसे ये 18 का होता है तो इसके पास एक ऑप्शन है कि ये 6 मंथ के अंदर अंदर ही बताएगा, या तो ये यूएसए की सिटीज़नशिप छोड़ेगा, अगर 6 मंथ के अंदर नहीं बताता है तो फिर क्या है, इसकी जो इंडिया की सिटीज़नशिप होगी ना वो टर्मिनेट कर दी जाएगी, मतलब उसको 6 महीने के अंदर अंदर ही चूज़ करना होगा, ओके। अब बात कर लेते हैं बाई रजिस्ट्रेशन। तो
डिसेंट बाय बर्थ हो गए, अब रजिस्ट्रेशन करके कैसे लिया जा सकता है? सो सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये किसी भी पर्सन को सिटीजन बना सकती है बाय रजिस्ट्रेशन। हाँ, बस वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट क्या है? इलीगल माइग्रेंट वो लोग समझिए कि जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से छुप छुपा के आके हमारे इंडिया में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इलीगल माइग्रेंट बोलेंगे। ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन किन्हें किन्हें दिया जा सकता है अगर इलीगल माइग्रेंट को नहीं देते हैं तो एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो कि इंडिया में रह रहा है 7 ईयर से, मतलब 7 साल से वो इंडिया में रह रहा है और इंडियन ओरिजिन का है। ठीक है, तो वो अप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर सकता है हमारी सिटीजनशिप के लिए। और दूसरा क्या है, जो कि एक इंडियन ओरिजिन का ही पर्सन है बट वो किसी और कंट्री में रह रहा है। ठीक है, रेसिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब वो अनडिवाइड इंडिया के बाहर रह रहा है बट वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। मतलब एक जब भारत था हमारा तो वो इंडियन ओरिजिन का था, बट अब वो अनडिवाइडेड इंडिया में भी नहीं रहता। मतलब आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया बोले तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन लोग को आप लोग हटा दो, तो ये हमारा मतलब इन दोनों कुछ कंट्रीज को छोड़ के वो बाहर की कंट्री में रह रहा था, तो वो भी बाय रजिस्ट्रेशन ले सकता है सिटीजनशिप। उसके बाद अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन, जो कि हमारा मतलब जैसे समझिए कि एक इंडियन सिटीज़न है, उससे किसी ने आके शादी की, कोई बाहर कंट्री का मेंबर या सिटीज़न आके शादी किया, तो वो भी सिटीज़न बन सकता है इंडिया का। बट उसको मतलब अप्लाई करने के लिए ना उसको पहले 7 साल इंडिया में रहना पड़ेगा, उसके बाद ये अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो माइनर चिल्ड्रेन होते हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, तो हम लोग जैसे होते हैं तो हम लोग भी रजिस्टर से ही होते हैं, मतलब यहाँ बॉर्न, ये जो होता है ना क्या कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो सब मिलता है हम लोग को। ठीक है, और उसके बाद एक फुल एज का पर्सन जिसके मतलब पेरेंट्स रजिस्टर हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो भी ले बाय रजिस्ट्रेशन वो भी ले सकता है, हमें भी छूट गया हो। ठीक है, और अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी आइदर ऑफ हिज पेरेंट, मतलब एक पर्सन है फुल एज और मतलब फुल एज का है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स क्या था ना कि पहले थे इंडिया के सिटीज़न, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो अगर उसको सिटीज़नशिप चाहिए, जैसे वो उसके पेरेंट्स तो थे ही, तो अगर उसको सिटीज़नशिप चाहिए तो उसको इंडिया में रहना पड़ेगा 12 मंथ के लिए, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है सिटीज़नशिप के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों काफ़ी कॉम्प्लिकेट, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है माइंड में कि ऐसा क्यों है, वो है, तो अभी तो ये बात हो रही थी, अभी तो ये बात हो रही थी। ठीक है, तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो लो। हाँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, वो टेस्ट सीरीज वाले पूछ लें तो वो अलग चीज़ है, अगर आप लोग को लगता है तो एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ये अ पर्सन शैल डीम टू बी इंडियन सिटीजन ओरिजिन। तो इसमें ये है ना कि बाय रजिस्ट्रेशन किनको और दी जा सकती है, समझिए कि कोई टेरिटरी है जिसे इंडिया बाद में एक्वायर करता है 1947 के बाद, तो वहाँ के भी जो लोग हैं ना वो भी हमारे क्या कहते हैं सिटीज़न बन जाएंगे इंडिया के। जैसे सिक्किम के लोग अब इंडियन सिटीज़न हैं। ठीक है, बट अब इन्हें क्या है ना, ऐसे जितने भी पर्सन हैं जो बाय रजिस्ट्रेशन बनेंगे, इन्हें एक ओथ ऑफ एलिजियंस लेनी पड़ेगी, तभी ये एक ओथ लेनी पड़ेगी, तभी ये सिटीज़न बनेंगे। अब बात कर लेते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। तो क्या है ना इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लोगों को ये सर्टिफिकेट भी दे सकती है, मतलब उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर सकती है। जैसे एप्लीकेशन दिया फिर ग्रांट होगी सिटीजनशिप, तो ये अब नेचुरलाइज सिटीज़न बन गए हमारे इंडिया के। तो सबसे पहले दैट ही इज़ नॉट टू सब्जेक्ट और सिटीज़न ऑफ एनी अदर कंट्री वेयर इंडियन सिटीज़न आर प्रिवेंटेड। तो पहले बात ये है ना कि ये उस कंट्री का सिटीज़न ना हो जहाँ पे इंडियन सिटीजन्स को मतलब मना किया जाता है कि आप यहाँ के सिटीजनशिप नहीं ले सकते, तो वहाँ का पहले ये पर्सन नहीं होना चाहिए, तो उन्हें मिल सकती है। दूसरा है इफ़ ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक टू री अनाउंस। तो अगर वो किसी
कंट्री का सिटीज़न है और उसने री अनाउंस किया कि अब मैं सिटीज़न, जैसे यूएई का है, तो मैं यहाँ की सिटीज़नशिप छोड़ता हूँ, अब मुझे चाहिए मुझे बनना है इंडिया का सिटीज़न, ठीक है। तो पहले उसे री अनाउंस करना पड़ेगा कि मैं यहाँ की सिटीज़नशिप छोड़ता हूँ, उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है या बन सकता है। क्योंकि हमारे इंडिया में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी और भी कंट्री के सिटीज़न हो, आप इंडिया के भी सिटीज़न, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, दैट ही हैज़ आइदर रिसाइडेड इन इंडिया, ठीक है, या तो वो इंडिया में रह रहा है या वो किसी गवर्नमेंट सर्विसेज में है या दोनों, मतलब। तो इससे क्या है ना कि अगर वो ऐसे में है तो 12 मंथ उसको रहना पड़ेगा इंडिया में, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। अब इसमें कौन लोग आते हैं, तो समझिए ना कि एम्बेसी वर्कर हैं, ठीक है। तो अगर जो कि क्या कहते हैं, जैसे हमारे बाहर भी तो ऐसा होता होगा ना कि कुछ लोग एम्बेसी में वर्क करते होंगे, ठीक है। हाँ, तो अब वो भी चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की, अगर जैसे वो गवर्नमेंट की सर्विस, अब वो भी लोग तो गवर्नमेंट की सर्विसेज में ही काउंट किए जाएंगे। तो अगर वो लोग वर्क आउटसाइड इंडिया भी करते हैं या इंडिया में ही रह के करते हैं, अगर वो 12 मंथ ऐसा करते हैं, उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो 12 मंथ आके इंडिया में रहते हैं, फिर उसके बाद वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि एक और जो है वो डी ये है कि आप 14 साल इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद या तो आप किसी या तो इंडिया में रह रहे हो या आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, पार्टली वन और पार्टली अदर, तो ये भी है। तो आपको ये अप्लाई, मतलब ये एप्लीकेशन देने के लिए ना आपको एटलीस्ट 11 ईयर तो रहना ही होगा, हाँ 11 ईयर से कम नहीं रह सकते, मतलब पूरा एग्रीगेट करके, ठीक है। उसके बाद है आप एक गुड कैरेक्टर के हो। उसके बाद है आपको एडिक्वेट नॉलेज है फील्ड ऑफ लैंग्वेज में, जो कि 8 शेड्यूल में दी गई है, उसमें आप आ सकते हो। उसके बाद क्या है कि मतलब दैट इन द इवेंट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया टू इंटर इनटू कंटिन्यू इन अ सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अंडर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो समझिए, जैसे हमारा इंडिया पार्ट है यूएन का, तो यूएन के मेंबर से हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप होंगे, सबसे नहीं बट अगर जैसे यूएन ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट द मेंबर, तो अगर इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई आता है या कोई सोसाइटी वर्कर है, ये आके रहता है इंडिया में, तो ये भी, इसे भी सिटीजनशिप ग्रांट की जा सकती है, ये नेचुरल सिटीजनशिप बन सकता है। अब हाउ एवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल, मतलब ये सारी जो कंडीशन है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेव कर सकती है, मतलब किसी के लिए पूरी की पूरी छूट दे सकती है कि आप इंडियन सिटीजन ऑफर इंडिया की सिटीजनशिप ऑफर कर सकती है। कब? जब आपने कुछ काफ़ी बड़ा तोड़ दिया है, मतलब तोड़ दिया क्या बोला, मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दिया है इन फील्ड ऑफ साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस ऑफ, तो अगर समझिए कि आपको नोबेल प्राइज़ भी मिला, तो भी इंडियन गवर्नमेंट उन्हें ऑफर कर सकती है कि आप इंडिया की सिटीजनशिप ले लो, ठीक है। तो आपको ये जो सारी कंडीशन ऊपर की हैं कि 12 महीने रहना, 4 साल रहना, 12 साल रहना, ये सब आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट इन्हें भी ओथ लेनी होगी, मतलब ये लोग को भी ओथ लेना होगा, कसमें खानी पड़ेंगी, ठीक है। अब उसके बाद है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो टेरिटरी, अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे अगर इंडिया एक्वायर करता है किसी भी टेरिटरी को, तो वहाँ के पीपल को भी एक्वायर करता है, तो वहाँ के पीपल जो है ना, वो खुद ब खुद इंडिया के सिटीजन हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है पौंडीचेरी का, जो कि पार्ट बनता है इंडिया का, तो पौंडीचेरी के लोगों को भी सिटीजनशिप दे दी जाती है, सेम एज सिक्किम, ठीक है। अब उसके बाद है स्पेशल प्रोविज़न एज टू द सिटीजनशिप पर्सन कवर्ड बाय असम अकॉर्ड। अब असम अकॉर्ड क्या है कि क्या हुआ ना, एक टाइम पे काफ़ी सारे लोग थे ना जो बांग्लादेश रहते थे, वो आके आसाम में बसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट, तो लोग ना वहाँ के जैसे वोटिंग भी उन्हें वोटिंग राइट्स भी देने लगते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी फुल, मतलब उन्हें काफ़ी सही था कि ये लोग को अगर हम लोग चांस देंगे तो ये लोग हम लोग को वोट देंगे, तो इसी के लिए असम अकॉर्ड भी लाया गया। तो असम अकॉर्ड में क्या था कि अगर कोई
पर्सन है अब इंडियन ओरिजिन का, तो बांग्लादेश भी तो इंडियन ओरिजिन में ही आएगा क्योंकि ये भी अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट है। तो इसमें क्या क्या आ गया कि अगर कोई भी बांग्लादेश से माइग्रेट करके आया है आसाम में, कब, जनवरी 1966 से पहले, और आके वो आसाम में रह रहा है, ठीक है, तो वो सिटीजन मतलब वो इंडियन सिटीजन अब से है। कब से? इससे पहले से, मतलब बिफोर जनवरी 1966 से रह रहा है वो आके आसाम में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें दूसरा क्या है, दूसरा बात करता है आफ्टर जनवरी 1966 से। अगर आप माइग्रेट किए हो आसाम में और आप रह रहे हो, बट कब तक? 25 मार्च 1971 से पहले तक, मतलब आपने यहाँ से माइग्रेट किया इस डेट से, और इस डेट से पहले जितने लोग ने माइग्रेट करके आसाम में आके रहे हैं वो तभी इंडियन सिटीजन बनेंगे, ठीक है, जब वो रह रहे इंडिया में आके। हाँ, और उन्हें डिटेक्ट किया गया है एज अ फॉरेनर, ठीक है, तो उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब इन्हें रजिस्टर कराना, जैसे इन्होंने रजिस्टर किया तो अब इन्हें ग्रांट की जाएगी ना जो सिटीजनशिप, वो 10 साल के बाद ग्रांट की जाएगी सिटीजनशिप, तभी। अभी तो ये मतलब डीम टू बी रहेंगे, ओके। इन्हें अभी तो इस जो 10 ईयर का पीरियड है ना, इसमें क्या होगा, तो इन्हें कुछ मतलब सेम राइट सेम ऑब्लिगेशन होंगे इनके, जैसे जो एक सिटीजन ऑफ इंडिया पे होते हैं। बस इन्हें क्या है ना, इन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया, जब यहाँ ग्रांट कर रही थी ना गवर्नमेंट, तो खास तौर से वोट के लिए ही कर रही थी कि इन्हें हम वोटिंग राइट्स दे देंगे, ये लोग हमारे इलेक्शन में हेल्प करेंगे। यहाँ क्या किया गया कि 10 साल तक ना आपको सारी ड्यूटी सारे ऑब्लिगेशन फॉलो करने होंगे, जैसे कि टैक्स पे करना, अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप पे करो टैक्स गवर्नमेंट को। ये जो 10 ईयर्स का पीरियड है, ठीक है, इंटरिम पीरियड, इसमें बस इसमें क्या है, इसमें आपको वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा। बाकी सारे राइट्स और सेम ऑब्लिगेशन सेम ड्यूटीज़ होंगी आप पे, जो कि एक इंडियन सिटीजन पे होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कुछ बुरा लगा हो या अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।